हेलो फ्रेंड्स, अपने लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था फ्लोएम के अंदर फूड का ट्रांसपोर्ट, और जिसे मैंने आपको एक्सप्लेन किया था प्रेशर फ्लो मॉडल से। और हमने देखा था कैसे फ्लोएम में सीव ट्यूब के अंदर सोर्स से सिंक तक एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप होती है, एक दाब प्रवणता विकसित होती है, जिसके प्रभाव में सोर्स पर जो सुक्रोज सक्रिय रूप से एंटर करता है यानी एक्टिवली लोडेड होता है, वो सिंक पर जब अनलोड होता है तो वहां पर एक लेस प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाती है, जबकि सोर्स पर ह्यूज प्रेशर ग्रेडियंट होती है, ज्यादा अधिक दाब प्रवणता होती है, जिसके कारण सोर्स से सिंक पर जो दाब प्रवणता का अंतर होता है उसकी वजह से जल का प्रवाह होता है, वाटर का फ्लो होता है। इस बात को प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करने के लिए एक मॉडल यूज किया जाता है जिसे प्रेशर फ्लो मॉडल कहते हैं। देखिए इस मॉडल की सहायता से कैसे मैं आपको फ्लोएम में प्रेशर फ्लो कॉन्सेप्ट से सॉल्यूट को वाटर में डिसॉल्व फॉर्म में जो विलेय है उसे जल में घुलित अवस्था में प्रवाहित होने की क्रियाविधि को समझा। तो देखिए यहां हमने दो अलग अलग बीकर यूज किए हैं, जिन बीकर में प्योर वाटर भरा हुआ है और इसके अंदर इस तरह से एक यू शेप ग्लास ट्यूब यूज की गई है। इस यू शेप ग्लास ट्यूब के अंदर जो सॉल्यूट भरा हुआ है या आप यूं कह सकते हैं एक सॉल्यूशन भरा हुआ है, जिसमें एक साइड पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है और दूसरी साइड पर सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम है। तो ये दो बीकर हैं, इनमें जो यू शेप ग्लास ट्यूब है इसमें एक तरफ सॉल्यूट कंसंट्रेशन ज्यादा है, मोर कंसंट्रेटेड शुगर सॉल्यूशन, शर्करा का जो विलयन है इसकी सांद्रता यहां अधिक है और इस तरफ कम है। तो एक हाफ जो है इसका वो वाटर में जो डूबा हुआ है वहां अधिक सांद्र शर्करा विलयन है और दूसरे हाफ में कम सांद्र शर्करा विलयन। लेकिन आप देख सकते हो कि ये जो ग्लास ट्यूब है इसको प्योर वाटर से सेपरेट करने के लिए एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का इस्तेमाल किया गया है, और ये जो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है इसके कारण वाटर इस ट्यूब में एंटर करेगा थ्रू ऑस्मोसिस, परासरण के द्वारा। तो हम सब जानते हैं कि जब एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से दो विलयन पृथक किए जाते हैं तो जल अपनी उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाता है। When two solutions are kept separated with the help of a semi-permeable membrane, then water enters from its higher concentration to its lower concentration. तो यहाँ वाटर ज्यादा कहाँ है? प्योर सॉल्वेंट जहां पर है बीकर के अंदर, और वाटर कम कहाँ है? ग्लास ट्यूब के। तो ग्लास ट्यूब के दोनों हाफ को आप देखेंगे, जो यू शेप ट्यूब है इसके अंदर दोनों में ही भले ही शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन में डिफरेंस हो, दोनों में ही भले ही शर्करा विलयन की सांद्रता में अंतर हो, फिर भी जल दोनों तरफ प्रवेश करेगा। ये हम जानते हैं कि यहां ज्यादा करेगा, क्यों? क्योंकि यहां ज्यादा डिफरेंस है, और यहां कम करेगा क्योंकि यहां कम डिफरेंस है, पर एंटर दोनों साइड करेगा। जब ऐसा होगा तो आप देखिए वाटर जब यहां एंटर करेगा तो ये वाटर एक प्रेशर बिल्डअप करेगा इस मेम्ब्रेन के ऊपर। ये वाटर जब इधर एंटर होगा तो एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बिल्डअप करेगा, ये इस तरफ भी करेगा इस तरफ भी करेगा, कि दोनों तरफ जल का प्रवेश हुआ है। लेकिन इस तरफ जहां पर आप पा रहे हैं कि शर्करा विलयन की, शुगर सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन कम है, वहां वाटर जब एंटर हुआ तो एक लिमिट पर आकर उस वाटर की वजह से जो इंटरनल प्रेशर डेवलप होगा, कौन सा प्रेशर होगा? ये एक तरह का हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होगा, क्योंकि ये किसकी वजह से आ रहा है? ये जो जल यहां प्रविष्ट हुआ है उसकी वजह से आ रहा है। तो जो वाटर ने यहां एंट्री ली है उस वाटर की वजह से ये इंटरनल प्रेशर बिल्डअप हुआ, और इस इंटरनल प्रेशर ने जब इस सॉल्यूशन के ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर दिया। याद कीजिए किसी भी सिस्टम की डिमांड हम बताते थे डीपीडी, डिफ्यूजन प्रेशर डेफिशिट, विसरण दाब न्यूनता, जो हमेशा अंतर होती थी ऑस्मोटिक प्रेशर और टर्गर प्रेशर का। टर्गर प्रेशर एक हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है जो डेवलप होता है केवल लिविंग सिस्टम में, लेकिन यहां नॉन लिविंग सिस्टम में चूंकि मेम्ब्रेन पर डेवलप होने वाले प्रेशर को हम देख रहे हैं, तो इस मेम्ब्रेन पर यहां अंदर इकट्ठा होने वाला जल जो यहां लगातार परासरण के द्वारा एंटर हुआ है, वो यहां एक इंटरनल प्रेशर बिल्डअप करेगा। और जब ये इंटरनल प्रेशर, मान लीजिए हम इसे हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कहते हैं, तो ये एक टर्गर प्रेशर के तुल्य हो जाता है, और जब ये इंटरनल प्रेशर ओपी यानी इस विलयन के परासरण दाब के बराबर हो जाएगा, तो फिर इस जगह और वाटर की एंट्री नहीं होगी।
इस बात को समझने की जरूरत है, बहुत ध्यान से समझिएगा। दोनों तरफ शुगर सॉल्यूशन है, दोनों तरफ के सॉल्यूशन को वाटर में डिप किया गया है, दोनों तरफ कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के डिफरेंस से वाटर एंटर हो रहा है, पर यहां सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन ज्यादा है, वाटर लगातार एंटर हो रहा है, यहां उसकी कंसंट्रेशन कम है। एक लिमिट पर आकर इंटरनल प्रेशर ने इसके ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस कर दिया। अब आगे वाटर का फर्दर मूवमेंट नहीं होगा, यहां पर आगे और ज्यादा जल प्रविष्ट नहीं होगा जब वो एक पर्याप्त मात्रा में इंटरनल प्रेशर डेवलप कर लेता है। जब वो एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इंटरनल प्रेशर डेवलप कर लेता है, उसके बाद वाटर एंटर नहीं करेगा, पर इस साइड से वाटर की कंटिन्यूअस एंट्री होगी। तो आप क्या पाएंगे, यहां भी एक इंटरनल प्रेशर डेवलप हो रहा है, पर चूंकि यहां कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसलिए ये इंटरनल प्रेशर ऑस्मोटिक प्रेशर को बैलेंस नहीं कर रहा, इसलिए लगातार वाटर इसमें एंटर हो जा रहा है, जिस वजह से यहां प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ज्यादा होगा और यहां प्रोड्यूस होने वाला हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर कम होगा। तो आप क्या पाएंगे कि इन दो एंड्स पर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डिफरेंस आ गया, दोनों तरफ शुगर सॉल्यूशन, एक तरफ ज्यादा सांद्रता का, एक तरफ कम सांद्रता। इसमें भी जल ने प्रवेश किया, इसमें भी जल ने प्रवेश किया, इसमें कम जल प्रवेश हुआ, इसमें अधिक जल प्रवेश हुआ। मोर वाटर की एंट्री से यहां ज्यादा हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ, यहां लेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हुआ। अब इस ग्लास ट्यूब को आप देखिए, इस ग्लास ट्यूब में इस एंड से इस एंड तक एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो गया, यहां ज्यादा प्रेशर, यहां कम प्रेशर। पानी यहां भी है, पानी यहां भी है, पर यहां अधिक जल है और लगातार वो प्रविष्ट होता जा रहा है, जबकि यहां कम जल है और उससे आगे और वाटर एंटर नहीं हो रहा। तो इस पूरी ट्यूब के अंदर इस सॉल्यूशन से होकर ही इस वाटर में एक प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप हो जाएगी, एक दाब प्रवणता डेवलप हो जाएगी, जिसके कारण धीरे धीरे इस शुगर सॉल्यूशन के अंदर वाटर का मूवमेंट शुरू हो जाएगा। ये यहां प्रैक्टिकली नजर आता है। कैसे कि यहां हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है ये एंड पर, और यहां लेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर है, इसे मैं मेंशन कर देता हूं। यहां मैं क्या कहूंगा, हाई हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर, और यहां मैं क्या कहूंगा, लेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। तो आपने क्या पाया कि उच्च द्रवस्थैतिक दाब से निम्न द्रवस्थैतिक दाब की तरफ जल का प्रवाह प्रारंभ हो गया, वाटर का फ्लो प्रारंभ हो गया। ये प्रेशर ग्रेडियंट के डिफरेंस से फ्लो हो रहा है, इसीलिए इसको क्या नाम देते हैं, प्रेशर फ्लो। और इसी प्रेशर फ्लो मॉडल से फ्लोएम की सीव ट्यूब के अंदर ऑर्गेनिक फूड का बल्क फ्लो या मास फ्लो शो किया जाता है, उसका ट्रांसपोर्ट शो। ओके, तो यहां बिल्कुल क्लियर हो रहा है कि जब दो एंड पर वाटर के हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर में डिफरेंस होता है तो वाटर एक एंड से दूसरे एंड में जाता है। ठीक इसी तरीके से फ्लोएम में सीव ट्यूब के अंदर भी वाटर सोर्स से सिंक की ओर जाता है और उसमें घुलित सुक्रोज भी अपने आप स्थानांतरित होता है। तो दिस वाज द प्रेशर फ्लो मॉडल। यू कैन अंडरस्टैंड कंप्लीट ऑर्गेनिक फूड ट्रांसलोकेशन इन सीव ट्यूब ऑफ फ्लोएम थ्रू दिस मॉडल। इस मॉडल की सहायता से आप फ्लोएम की 4 नलिकाओं में कार्बनिक खाद्य के स्थानांतरण को समझ सकते। ओके, तो कार्बनिक खाद्य के स्थानांतरण के बारे में लगभग सभी बातें मैंने आपको बता दी थी, पर एक प्रैक्टिकल मॉडल की वजह से उसको समझना बाकी था, वो हमने अभी समझ लिया। इस तरह से हमारे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट वाले चैप्टर में मिलने वाले लगभग सभी टॉपिक हमने डिस्कस कर लिए हैं। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट, शुरुआत में मैंने आपको डिफरेंस बताया। शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट के डिफरेंट टाइप हमने डिस्कस किए, उनसे रिलेटेड प्रेशर और पोटेंशियल्स डिस्कस किए। फिर हमने प्लाज्मोलाइसिस और इम्बाइबिशन की बात की। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में हमने वाटर को लिया, वाटर का एब्जॉर्प्शन, जल अवशोषण, एसेंट ऑफ सेल प्रसारोहण और ट्रांसपिरेशन वाष्पोत्सर्जन को हमने डिस्कस किया। और अब हमने डिस्कस कर लिया ऑर्गेनिक फूड का ट्रांसपोर्ट, कार्बनिक खाद्य का परिवहन जो फ्लोएम में 4 नलिका द्वारा होता है। तो इस चैप्टर में एक छोटी सी चीज अभी समझना और बाकी रह गई, वो है ट्रांसपोर्ट ऑफ मिनरल आयन, ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल आयन। मिनरल आयंस के बारे में हमने बीच-बीच में बात की थी, लेकिन अब हम अलग से केवल खनिज लवणों के ट्रांसलोकेशन की बारे में बात करते हैं। कुछ पर्टिकुलर पॉइंट से हम इस बात को समझेंगे। ओके, तो हम देखते हैं ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल्स।
चलिए तो हम डिस्कस करते हैं। ट्रांसलोकेशन ऑफ मिनरल। देखिए सॉइल के अंदर मिलने वाले मिनरल्स का टाइप डिफरेंट है और प्लांट के लिए मिनरल्स की रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट है, पर कुछ ऐसे बेसिक मिनरल आयन हैं जो सभी प्लांट्स को चाहिए होते हैं और एसेंशियली चाहिए होते हैं। उनकी रिक्वायरमेंट और उनसे जुड़े हुए मिनरल न्यूट्रिशन के बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। यहां हमारा मेजर एम्फेसिस है उस मिनरल के एब्जॉर्प्शन पे और उसके ट्रांसपोर्ट पे प्लांट बॉडी के। तो जैसा कि हमने कहा कि सभी जो प्लांट्स हैं उनके लिए मिनरल की रिक्वायरमेंट अलग अलग है, सभी सॉइल में मिनरल की प्रेजेंस अलग अलग है और हर मिनरल का प्लांट के लिए जो रोल है वो तो सेम है, पर हर मिनरल की जो डिफरेंट प्लांट्स हैं उनको अलग अलग अमाउंट में जरूरत होती है। इसीलिए मिनरल के ट्रांसपोर्ट पे हर एक मिनरल पर कोई एक जैसी थ्योरी काम नहीं करती, इसलिए हमें इस टॉपिक को बहुत जनरलाइज करके समझना होगा। हम कुछ मेन फंडामेंटल पॉइंट्स डिस्कस करेंगे जो सभी मिनरल्स पर अप्लाई किए जा सकते। तो देखिए कैसे। अभी हमने कहा कि मिनरल के लिए सबसे मेजर सोर्स, खनिजों के लिए सबसे मुख्य जो स्रोत है पौधे के लिए वो क्या है? सॉइल। यानी सॉइल इज मिनरल रिजर्वॉयर। सॉइल एक्ट एज डिपो ऑफ मिनरल। जो मृदा है वो ही खनिजों के भंडार के रूप में है। तो इस मृदा से खनिजों का अवशोषण कैसे होगा? सबसे पहले हमें समझना होगा कि मृदा में जो खनिज हैं वो हमेशा किस रूप में है? आवेशित आयनों के रूप में, चार्ज आयंस के रूप में। एक बात। दूसरी बात, मिनरल की जो कंसंट्रेशन है सॉइल के अंदर, मिनरल कंसंट्रेशन उसमें डिफरेंस होता है। कई बार ये कंसंट्रेशन प्लांट के अंदर मिलने वाली कंसंट्रेशन से ज्यादा हो सकती है, कई बार ये कम हो सकती है। तो एक बात हमने पहले भी डिस्कस की है कि सॉइल से मिनरल का एब्जॉर्प्शन किसकी हेल्प से होने वाला है? रूट की हेल्प से। मृदा से जो खनिजों का अवशोषण होगा वो किसकी मदद से होगा? जड़ों की मदद से। लेकिन जड़ों में इन खनिजों का अवशोषण मोस्टली जल के साथ घुलित अवस्था में होता है, इन सोल्यूबल फॉर्म। तो ये बात हम जानते हैं कि अधिकांश खनिज जल के साथ घुलित अवस्था में ही जड़ों द्वारा अवशोषित किए जाते हैं। तो वाटर का जो मेजर एब्जॉर्प्शन था, अगर हमें याद हो, तो जल का जो अवशोषण था मुख्य रूप से हमने कैसा पढ़ा था? वाटर का एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ा था पैसिव। अगर आपको याद हो कि जल अवशोषण में सबसे जो मेन थ्योरी थी, मुख्य सिद्धांत था, वो निष्क्रिय अवशोषण का था और इसके लिए एपोप्लास्टिक पाथवे और ट्रांसपायरेशनल पुल जिम्मेदार था। हमें याद है? तो जब जड़ जल का यानी रूट्स वाटर का एब्जॉर्प्शन किस फॉर्म में कर रही है? मोस्टली पैसिव फॉर्म में कर रही है, यानी कि एक्टिव पार्टिसिपेशन रूट्स का नहीं है वाटर के एब्जॉर्प्शन में। और जब मिनरल उस वाटर में ही डिसॉल्व फॉर्म में रूट्स के अंदर एंटर हो रहे हैं, तो फिर मिनरल का भी एब्जॉर्प्शन कैसा होना चाहिए? पैसिव। पर यहां ऐसा नहीं है। सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन पैसिव फॉर्म में नहीं होता, उनमें से कई का एब्जॉर्प्शन एक्टिव फॉर्म में भी होता है, जिसके दो मेन रीजन हैं। इसको आप ध्यान दें। सभी खनिजों का अवशोषण निष्क्रिय रूप में नहीं होता, कुछ का अवशोषण सक्रिय रूप से होता है। इसके दो प्रमुख कारण हैं कि अधिकांश खनिज मृदा में आवेशित आयनों के रूप में पाए जाते हैं। मोस्ट ऑफ द मिनरल्स आर फाउंड इन द सॉइल एज चार्ज्ड आयंस। और चार्ज पार्टिकल जो हैं वो आपको पता है उनकी नेचर कैसे हो जाएगी? उनकी नेचर हो जाएगी पोलर, हाइड्रोफिलिक। और पोलर नेचर और हाइड्रोफिलिक नेचर के सब्सटेंस रूट सेल्स की मेम्ब्रेन से आसानी से होकर नहीं गुजर पाएंगे। ये बात हम समझते हैं। इसका मतलब कि जो चार्ज आयन है उनकी वजह से कई सारे मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव होता है और उसमें मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिसिपेट होते हैं। यानी जो रूट की एपिडर्मल सेल है, जो सबसे पहले कांटेक्ट में आती है सॉइल के, उसके अंदर मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इनके एब्जॉर्प्शन में हेल्प। तो चलो वो देखते हैं। पर पहली बात कि खनिजों का हमेशा निष्क्रिय अवशोषण नहीं होता, सक्रिय भी होता है, एक्टिव एब्जॉर्प्शन भी होता है। इसका फर्स्ट रीजन है
कि उनमें से अधिकतर चार्ज आयंस के फॉर्म में मिलते हैं और उनकी नेचर पोलर होती है। दूसरी बात कि अधिकांश मामलों में इन मेजॉरिटी ऑफ द केसेस द कंसेंट्रेशन ऑफ मिनरल आयन इज लेस इन सॉइल सॉल्यूशन एंड मोर इन रूट्स। अर्थात अधिकांश मामलों में मृदा विलयन में खनिज की सांद्रता जड़ की कोशिका में खनिज की सांद्रता से कम होती है और उसके बाद भी उस खनिज की आवश्यकता प्लांट को है। और जब ऐसा होगा तो फिर उसे कैसे लिया जाएगा? उसे पैसिवली नहीं लिया जा सकता। वो अपनी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग एंटर नहीं करेगा, बल्कि वो कैसे एंटर करेगा? वो एंटर करेगा एक्टिवली, एनर्जी एक्सपेंडिचर पर उसकी एंट्री होगी। यानी कि दो रीजन हो गए, एक तो मृदा में अधिकांश खनिज आवेशित आयनों के रूप में है, दूसरा मृदा विलयन में अधिकांश खनिजों की सांद्रता जड़ों की कोशिकाओं से कम है। Majority of the minerals are found as charged ion in soil solution and the concentration of majority of mineral is less in soil solution in comparison to root cells. They are two important reasons because of which absorption of mineral is not occur passively always, it also occurs actively. Okay, पहली बात हमें ये समझ में आई, ठीक है। जब हम एक्टिव एब्जॉर्प्शन की बात करेंगे तो मिनरल एब्जॉर्प्शन सबसे पहले किससे हो रहा है? रूट की एपिडर्मल सेल्स। रूट की एपिडर्मल सेल्स सबसे पहले मिनरल्स को एब्सॉर्ब कर रही हैं, लेकिन ध्यान दीजिए कि इन एपिडर्मल सेल्स में मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल यहां जरूर होगा। मिनरल्स के एब्जॉर्प्शन में ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन दोनों तरह के हो सकते हैं, ये कुछ कैरियर भी हो सकते हैं और ये आयन चैनल्स भी हो सकते हैं। तो यहां हमें समझना होगा कि जो एब्जॉर्प्शन है मिनरल का, उस एब्जॉर्प्शन में एपिडर्मल सेल्स में मौजूद ट्रांसपोर्ट प्रोटीन भूमिका निभाते हैं, रोल प्ले करते हैं, और जिससे ये किसका पार्ट बनेगा? इनके साइटोप्लाज्म का पार्ट बनेगा और साइटोप्लाज्म से होकर फिर फर्दर एब्जॉर्प्शन कैसा माना जाएगा? एक्टिव एब्जॉर्प्शन। तो मिनरल्स के एक्टिव एब्जॉर्प्शन में एपिडर्मल सेल्स के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, जिसकी मदद से ये मिनरल एपिडर्मल सेल्स की साइटोप्लाज्म का हिस्सा बनता है। अब देखो इससे एक और चीज रिलेट कर जाती है, क्या आप ध्यान कर सकते हो? एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर को आप कंसीडर कर सकते हो। याद करो हमने कहा था एक्टिव एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन जो वाटर का था उसके लिए हमने आपको एक थ्योरी एक्सप्लेन की थी, ऑस्मोटिकली एक्टिव। ऑस्मोटिकली एक्टिव एब्जॉर्प्शन के लिए वाटर को रूट में एंटर होना जरूरी है, किसकी मदद से? ऑस्मोसिस की मदद से। और ऑस्मोसिस होने के लिए रूट सेल की सॉल्ट कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए। तो रूट सेल की सॉल्ट कंसंट्रेशन को बढ़ाने में कौन रोल प्ले करता है? दीज मिनरल्स। ये मिनरल जब एक्टिवली रूट सेल में एंटर करेंगे तो वहां की कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी और उसके बाद वाटर अपने आप ऑस्मोसिस के थ्रू उसमें एंटर कर जाएगा। यानी मिनरल एब्जॉर्प्शन इनडायरेक्टली हेल्प्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन आल्सो। तो ये बात हमने यहां भी देखी थी, और उसके बाद हम रूट के जाइलम में जब एक्टिव सीक्रेशन इनका देखेंगे तो रूट प्रेशर थ्योरी को भी हम इससे रिलेट। बस अभी तो बात हो रही है कि रूट सेल्स में एपिडर्मल सेल में जो वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है वो मिनरल एब्जॉर्प्शन को फॉलो करता है। क्यों? क्योंकि वो अंदर जाकर रूट सेल साइटोप्लाज्म की मृदा कोशिकाओं के जीव द्रव्य की सांद्रता को बढ़ा देते हैं, तो जल अपने आप परासर द्वारा उनमें प्रवेश करता है। तो पहली बात हमें समझ में आई कि एपिडर्मल सेल्स में ट्रांसपोर्ट प्रोटीन इसमें हेल्प करता है। ओके, ये बात हमें क्लियर है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात हमें और समझनी होगी, अभी हमने रूट के अंदर इनको जस्ट एंटर किया है, तो ये तो एक्टिव एब्जॉर्प्शन से जुड़ी हुई बात थी, पर अगर हम पैसिव एब्जॉर्प्शन की बात करें तो ऐसा नहीं है कि मिनरल का जो एब्जॉर्प्शन है वो रूट्स के अंदर केवल एक्टिव हो सकता है, पैसिव भी होता है। और पैसिव एब्जॉर्प्शन में जो इंपॉर्टेंट रूट शामिल है, जो पाथवे शामिल है, वो एपोप्लास्ट होगा, और एपोप्लास्ट में ये डिसॉल्व्ड फॉर्म में आएंगे और वहां पर ना तो एनर्जी एक्सपेंडिचर की जरूरत है, ऊर्जा का खर्चे की भी जरूरत नहीं है, ना ही मूल कोशिकाओं के सीधे सीधे भाग देने की जरूरत है। तो रूट से
मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन एक्टिव भी हो सकता है, उसके लिए एपिडर्मल सेल्स के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन हेल्प करेंगे, और पैसिव भी हो सकता है जो एपोप्लास्ट से डिसॉल्व फॉर्म में एंटर कर जाए। तो इस तरह से यहाँ पर एंट्री जो मिनरल्स की है उसमें दोनों कॉन्सेप्ट काम कर रहे हैं, एक्टिव भी और पैसिव। पर फर्दर जब ये कहां पहुंचेंगे, जब ये पहुंचेंगे एंडोडर्मिस पर, तो एंडोडर्मिस में हमें याद है वाटर के मूवमेंट के लिए भी केवल कौन सा पाथवे था, सिम्प्लास्टिक। इसलिए एंडोडर्मिस में अगेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन ही मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं, क्योंकि वाटर के एब्जॉर्प्शन में भी उन्हीं का रोल है। तो ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो मिनरल के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, यही वाटर के एब्जॉर्प्शन, मतलब ये जो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन जो वाटर के एब्जॉर्प्शन में हेल्प कर रहे हैं, इसी तरह के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन और भी हैं एंडोडर्मल सेल में जो वहां पर मिनरल एब्जॉर्प्शन में रोल प्ले करेंगे। इसलिए मिनरल्स का जो एब्जॉर्प्शन है वो एंडोडर्मल रीजन में सिम्प्लास्टिक ही होता है, यूनिडायरेक्शनल होता है। यानी यहाँ पर जो झिल्ली के प्रोटीन है वो इन्हें अंदर की ओर प्रवाहित करते हैं और वो केवल सिम्प्लास्टिक पाथवे से ही। एंडोडर्मिस में सिंगल रूट है, कोई दो रूट नहीं है, इसलिए वहां केवल सिम्प्लास्ट काम करेगा। सिम्प्लास्ट काम करेगा तो साइटोप्लाज्म से होकर मूवमेंट होगा और मेम्ब्रेन क्रॉस करनी ही पड़ेगी, और जब मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ेगी तो ट्रांसपोर्ट प्रोटीन का रोल एसेंशियली आएगा। ओके, तो ये बात थी मिनरल के इनिशियल एब्जॉर्प्शन की। इन सब के बाद मिनरल्स कहां पहुंच गए, पहले एपिडर्मिस में एंटर हुए, सेल टू सेल मूवमेंट हुआ, सिम्प्लास्टिक या फिर एपोप्लास्टिक, पर एंडोडर्मिस में केवल सिम्प्लास्टिक। एंडोडर्मिस के बाद पेरिसाइकिल और उसके बाद जाइलम यानी कि स्टीलर रीजन। तो जाइलम सैक में एक बार जब मिनरल्स आ गए, आपने पाया इस जाइलम सैक में मिनरल के आने का तरीका एपोप्लास्टिक तो है ही, साथ ही साथ एक्टिव सिक्रीशन भी इनका किया जाता है रूट सेल्स के थ्रू। हमने रूट प्रेशर थ्योरी में इसकी बात की थी। कुल मिलाकर जाइलम सैक में मिनरल की कंसंट्रेशन क्या हो गई, हाई हो गई। ओके, इससे क्या होगा, इससे थोड़ा बहुत वाटर का एब्जॉर्प्शन में फर्क पड़ेगा और वो रूट प्रेशर डेवलप करने में हेल्प करेगा। लेकिन इस जाइलम सेल की, कौन सा जाइलम सेल है, रूट का जाइलम सेल है, इससे प्लांट को जो मिनरल की सप्लाई है वो अपवर्ड होनी है, यानी आगे प्लांट को जो मिनरल्स चाहिए उन मिनरल्स के लिए इसे स्टेम के जाइलम में मूव करना, और स्टेम के जाइलम में वाटर का मूवमेंट किससे होता है, स्टेम के जाइलम में वाटर का मूवमेंट ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम से होता है। यानी वही जल जो कि एक सैप की फॉर्म में ऊपर जा रहा है, जिसे ऊपर खींचने में किसकी भूमिका थी, ट्रांसपायरेशन, वाष्पोत्सर्जन कर्षण। तो उस वाष्पोत्सर्जन कर्षण के कारण जो वाटर कॉलम ऊपर जा रहा है उसी को नाम दिया गया ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम। वाष्पोत्सर्जन प्रवाह, वाष्पोत्सर्जन के कारण जो जल का ऊपर प्रवाह हो रहा है उसी जल में घुलित रूप में डिसॉल्व्ड फॉर्म में मिनरल्स ऊपर की ओर ट्रांसफर होते हैं। तो हमें क्या समझ में आया कि जाइलम सैक में एक बार मिनरल्स के एंटर होने के बाद उनका अपवर्ड मूवमेंट किसकी मदद से होता है, ट्रांसपायरेशन स्ट्रीम की मदद से। ओके, तो हम दो बातें समझी, मिनरल का एब्जॉर्प्शन और मिनरल का अपवर्ड मूवमेंट, जिसे हम ट्रांसलोकेशन भी कह सकते हैं। उस लोकेशन में अगेन कौन हेल्प कर रहा है, ट्रांसपायरेशनल पुल, वाष्पोत्सर्जन का खिंचाव। ओके, पर एक बात जब हमने करी कि मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन मेनली कौन से पार्ट से हो रहा है, रूट से, तो रूट मिनरल के लिए सोर्स तो हो गई, यानी खनिजों का मुख्य स्रोत पौधों के लिए क्या है, जड़। लेकिन खनिजों का इस्तेमाल पौधे कहां करेंगे, सिंक क्या है मिनरल्स के लिए, तो ये हमें जरूर ध्यान रखना है। सिंक हमेशा मिनरल्स के वो क्षेत्र होते हैं जो वृद्धि में सक्रिय रूप से शामिल होते हैं, जैसे ग्रोइंग एपिसिस, वृद्धिशील शीर्ष, चाहे वो रूट एपेक्स हो, मूल शीर्ष, चाहे वो शूट एपेक्स हो। तो रूट से तो क्या एब्जॉर्प्शन हो ही रहा है, तो स्पेशली शूट एपेक्स यहाँ इंपॉर्टेंट होते हैं। तो एक तो वृद्धिशील शीर्ष यहाँ पर होंगे जिन्हें अधिक मात्रा में किसकी आवश्यकता है, मिनरल्स की। दूसरा यहाँ पे यंग लीव्स हो सकती है, तरुण पत्तियां,
जिनका अभी निर्माण हुआ है, जिन्हें प्रकाश संश्लेषण करना है, तो वहां पे कई सारे खनिजों की जरूरत पड़ती है। इसके अलावा कई जहाँ पे फ्लोरल एपिसेस हो सकते हैं, जहाँ पुष्पों का निर्माण होना है, वो भी क्षेत्र हो सकते हैं। इसके अलावा जो सीड्स हैं या जो फ्रूट्स हैं, वो भी कुछ अमाउंट में मिनरल्स को स्टोर करते हैं। स्टोरेज ऑर्गन अगर प्लांट के हैं, जैसे कई बार रूट्स में, कई बार स्टेम में, उन सब जगहों पर भी, तो जहां जहां आप यूं समझ लीजिए कि भोजन की जरूरत है, वहां खनिज लवणों की भी जरूरत है। चाहे वो वृद्धिशील शीर्ष हो, तरुण पत्तियां हो, पुष्पीय शीर्ष हो, बीज हो, फल हो, या पादप के संचित भोजन करने वाले हिस्से हो, आप कह सकते हो स्टोरेज ऑर्गन्स हो, उन सब जगह मिनरल्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये सारे सिंक हैं मिनरल्स के, चीफ सिंक इन्हीं को माना जाता है। ओके, तो रूट से एब्जॉर्ब होने के बाद इन सब जगहों पर मिनरल का ट्रांसपोर्ट हो सकता है। लेकिन समझने वाली बात एक और है, देखिए हम सब जानते हैं कि नई बनने वाली पत्तियां जो फोटोसिंथेसिस के लिए फूड बना रही हैं, उन्हें कई मामलों में मिनरल की जरूरत है। तो जाइलम सेप से जो अपवर्ड ट्रांसलोकेशन हुआ है ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम के थ्रू, वो उनमें पहुंच जाएगा। लेकिन एक और इंपॉर्टेंट बात होती है, ओल्डर और सेनेसेंस पार्ट, ये क्या होते हैं? जो पौधे के पुराने या जीर्ण भाग हैं, ऐसे भाग जो अब प्लांट बॉडी से डिटैच होने वाले हैं, झड़ने वाले हैं, क्योंकि उनका अपना समय लगभग पूरा हो चुका है। जैसे पत्तियां जो पुरानी उनकी झड़ जाती है, जैसे पके फल। तो स्पेशली जो ओल्डर लीव्स हैं, पुरानी पत्तियां हैं, जो पौधों से झड़ के नीचे गिरने वाली हैं, उनमें कई बार कई सारे महत्वपूर्ण खनिज होते हैं। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट एक फंक्शन देखा जाता है फ्रॉम ओल्डर और सेनेसेंस पार्ट ऑफ प्लांट से पौधे के जीर्णशील पादप भाग जो हैं वो करते हैं रीमोबिलाइजेशन ऑफ मिनरल्स, खनिजों का पुनः चक्रीकरण या खनिजों की पुनः गतिशीलता के द्वारा होती है। अर्थात इन भागों में संचित खनिज पौधे को पुनः प्रदान किए जाते हैं, और जरूरत जिन भागों को होती है, जैसे यंग पार्ट जो होते हैं, तो ओल्डर टू यंगर पार्ट मेनली क्या होता है? रीट्रांसलोकेशन होता है, रीमोबिलाइजेशन होता है मिनरल्स। तो ये वाला ट्रांसफर किसके थ्रू होगा? अब जाइलम सेप तो एक ही साइड जा रहा है, जाइलम सेप तो स्टेम से स्टार्ट होकर ब्रांचेस से होता हुआ, लीफ की बेल से होता हुआ, उनके मिडरिप से होता हुआ शिराओं में पहुंचे। यानी जाइलम से तो केवल एक ही साइड मूवमेंट हो रहा है। जाइलम में डिसॉल्व मिनरल तो यूनिडायरेक्शनल मूवमेंट शो करेंगे, पर जब रीमोबिलाइजेशन होता है, इन पत्तियों से खनिजों को निकल के वापस किसी काम की जगह पे पहुंचना होता है, तो ये ट्रांसफर फ्लोएम के थ्रू होता है। आप जरूर याद रखें, रीमोबिलाइजेशन ऑलवेज अकर्स थ्रू फ्लोएम। और रीमोबिलाइजेशन में भी केवल वो मिनरल जो मोबाइल हैं, जो स्ट्रक्चरल एलिमेंट नहीं है, आसानी से ट्रांसफर किए जा सकते हैं, केवल उनका ही मूवमेंट होता है। जो इमोबाइल एलिमेंट है, जो आसानी से ट्रांसफर नहीं किए जा सकते क्योंकि प्लांट के किसी स्ट्रक्चरल कंपोनेंट का पार्ट बन गए हैं, उन्हें इस प्रोसेस से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता। कैल्शियम उनमें मेन है। सल्फर भी कई बार इमोबाइल होता है जब वो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है, जैसे प्रोटीन्स। तो स्ट्रक्चरल कंपोनेंट बनने के बाद, इमोबाइल हो जाने के बाद, ओल्डर पार्ट इन्हें ट्रांसफर नहीं कर सकते। पर अगर ये मोबाइल फॉर्म में है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटेशियम है, ये आसानी से ओल्डर पार्ट से यंगर पार्ट में जा सकते हैं। इसी से आगे चल के हम मिनरल डेफिशिएंसी को समझेंगे। कैसे? हम देखेंगे यंगर पार्ट में हमेशा उन मिनरल्स की कमी होगी जिनका रिमोबिलाइजेशन मुश्किल होता है। ऐसे जो आपके मिनरल्स हैं, इमोबाइल मिनरल जो मूवमेंट नहीं कर सकते, वो हमेशा यंगर पार्ट में डेफिशिएंसी होता है। ओल्डर पार्ट में डेफिशिएंसी मोबाइल एलिमेंट की होती क्योंकि वो उनको भेज देते हैं वापस। ठीक है, तो ये तो चलो हम मिनरल के न्यूट्रिशन में समझेंगे, पर हमें बात समझ में आई कि जाइलम के थ्रू ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम के साथ मिनरल्स का जो अपवर्ड मूवमेंट है, उसके अलावा भी मिनरल का मूवमेंट हो सकता है बैक, बाउंस बैक फ्रॉम ओल्डर एंड सेनेसेंस पार्ट से। किसके थ्रू? तो इसलिए हमेशा खनिजों के परिवहन को एक दिशीय मानना सही नहीं है। इट इज नॉट ऑलवेज दैट मिनरल्स translocate unidirectional. Sometimes they can reverse also. They can be flow in reverse direction.
like during remobilization. ओके, तो ये बात हमें समझ में आ गई। तो हमने खनिज के अवशोषण से संबंधित क्या क्या समझा। पहली बात, खनिजों का अवशोषण हमेशा निष्क्रिय नहीं होता। मिनरल एब्जॉर्प्शन ऑलवेज नॉट अकर पैसिवली। ओके, सक्रिय परिवहन होने के कारण क्या क्या हैं? एक तो खनिज मृदा में आवेशित आयनों के रूप में है, दे आर प्रेजेंट इन द सॉइल एज चार्ज पार्टिकल, एंड द सेकंड रीजन इज द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल्स इन सॉइल सॉल्यूशन कैन बी मच लेसर देन रूट। खनिजों की सांद्रता मृदा विलयन में जड़ों से बहुत कम हो सकती है। तो फिर आपको किसके हिसाब से लेना पड़ेगा? कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अगेंस्ट, सांद्रता प्रवणता के विपरीत। और इसकी वजह से क्या होगा? इसकी वजह से होगा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। तो मिनरल का ट्रांसपोर्ट पैसिव और एक्टिव दोनों तरह से। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में हमेशा एपिडर्मल सेल्स के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन पार्टिसिपेट करते हैं, उनके मेम्ब्रेन के रूट लेयर्स एपिडर्मिस, इनकी जो मेम्ब्रेन के ट्रांसपोर्ट प्रोटीन है वो इसमें मदद करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। फिर ये इनके साइटोप्लाज्म का हिस्सा बनेंगे। साइटोप्लाज्म में आने के बाद इनके साइटोप्लाज्म की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे और पीछे पीछे वाटर आएगा। ऑस्मोटिकली एक्टिव एंट्री जो वाटर की होती है, ये भी मैंने एक्सप्लेन किया। इसके बाद हम कह रहे हैं कि पैसिव एब्जॉर्प्शन भी हो सकता है, एक्टोप्लास्ट से होकर होगा, वहां जल के साथ घुलित अवस्था में ये आएंगे। पर जब ये एंडोडर्मल रीजन में पहुंचेंगे तो वहां केवल और केवल कौन सा मूवमेंट होगा? केवल और केवल सिम्प्लास्टिक मूवमेंट होगा। अगेन ट्रांसपोर्ट प्रोटीन की भूमिका होगी और वो एक ही तरीके से होगा, सिम्प्लास्टिक तरीके से, और मिनरल्स को अंदर भेजा जाएगा। कहां? वेस्कुलर स्ट्रीम में, जाइलम सैक में, रूट के जाइलम सैक में इस तरह से मिनरल जब एंटर होते हैं, कई बार उन मिनरल्स का एक्टिव सीक्रेशन भी कराया जाता है, तो वो रूट प्रेशर के लिए जिम्मेदार है। पर जाइलम सैक में जो मिनरल इकट्ठे हैं, उनका अपवर्ड मूवमेंट केवल ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम से ही हो सकता है। अपवर्ड मूवमेंट की बात है। दूसरी बात, सिंक कौन है अपने? जहां मिनरल इस्तेमाल होने वाले हैं वो है ग्रोइंग एपिसेस, यंग लीव्स, सीड, फ्रूट, स्टोरेज ऑर्गन, ये सब हो सकते हैं। वृद्धिशील शीर्ष, तरुण पत्तियां, बीज, फल या संग्रह करने वाले, भोजन संग्रह करने वाले, सभी जगह खनिजों की आवश्यकता होगी। ओके, पर मैंने कहा कि अपवर्ड मूवमेंट तो जाइलम के साथ, ट्रांसपायरेशनल स्ट्रीम के साथ हो जाता है, पर कई बार खनिज वापस भी आ सकते हैं। पुराने और जीवनशील भागों से खनिज जो दोबारा से पौधे को दिए जाते हैं ताकि वो उसके इस्तेमाल हो सके, बेकार नहीं जाए, वो फ्लोएड के थ्रू दिए जाते हैं। तो खनिजों का मूवमेंट इस मामले में बाई डायरेक्शनल हो सकता है। ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिस्कशन वाली, वो है एक स्पेशल खनिज से संबंधित, एंड दैट इज द नाइट्रोजन। देखिए, हमने अब तक एक बात कही है कि मिनरल्स ट्रांसपोर्ट और ट्रांसलोकेट थ्रू जाइलम सैक इन डिसॉल्व्ड फॉर्म विद वाटर। तो जब जल के साथ घुलित अवस्था में जाइलम सैक के साथ जा रहे हैं तो मोस्टली दे आर प्रेजेंट इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। ज्यादातर खनिज जो है वो किस रूप में है? अकार्बनिक खनिज के रूप में। आयन है, अकार्बनिक है, कार्बनिक यौगिकों के साथ उनका कोई संयोग नहीं है। पर एक मिनरल यहां ऐसा है जो इस बात का एक्सेप्शन है। नाइट्रोजन भी सॉइल से ही ली जाती है। प्लांट उसे कई फॉर्म में रिसीव करता है, कई बार सिम्बायोटिक बैक्टीरिया उसको अवेलेबल कराते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। लेकिन जो नाइट्रोजन प्लांट में एंटर होती है वो जाइलम सैक के अंदर मोस्टली अमाइनो एसिड्स या किसी दूसरे ऑर्गेनिक कंपाउंड की फॉर्म में ट्रांसफर होती है। ध्यान दीजिए, ट्रांसपोर्ट ऑफ नाइट्रोजन इनसाइड द जाइलम सैक ऑलवेज अकर्स इन द फॉर्म ऑफ either अमाइनो एसिड और सम ऑर्गेनिक कंपाउंड। जाइलम सैक में नाइट्रोजन का परिवहन या तो अमीनो अम्ल के रूप में या किसी कार्बनिक यौगिक के रूप में होता है। अन्य कार्बनिक यौगिक, अमीनो अम्ल भी कार्बनिक यौगिक है और अन्य, यानी कि नाइट्रोजन का परिवहन सदैव किस रूप में हो रहा है? कार्बनिक रूप। तो क्या ये कहा जा सकता है कि जाइलम सैक से या जाइलम से प्रवाहित होने वाला सैक हमेशा इनऑर्गेनिक नेचर का होता है? बिल्कुल नहीं, हम सब नहीं कह सकते। उसका कारण क्या है? उसका कारण है सबसे पहले तो नाइट्रोजन का प्रभाव।
नाइट्रोजन का प्रभाव मुख्य तौर पे किस रूप में हो रहा है, या तो अमीनो अम्लों के रूप में या किसी कार्बनिक यौगिक के रूप में। दूसरी बात, सल्फर और फास्फोरस भी कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो अगर ये भी इस जाइलम सैप से ट्रांसफर हो रहे हैं तो कई बार ऑर्गेनिक फॉर्म में हो रहे हैं। तीसरी बात, हमने एक बात और देखा था कि फ्लोएम और जाइलम इनके बीच में मटेरियल का एक्सचेंज हो सकता है। याद करो, फ्लोएम में हमने जो सॉल्यूट ऑर्गेनिक फूड के ट्रांसपोर्ट को समझा था प्रेशर, तो उस दौरान फ्लोएम में वाटर कहां से एंटर हुआ था, जाइलम से एंटर हुआ था। तो जब वाटर जाइलम में एंटर हो सकता है तो अदर मटेरियल का ट्रांसपोर्ट भी जाइलम और फ्लोएम के बीच में हो सकता है, इवन एक्सचेंज हो सकता है। देयर आर सर्टेन पॉइंट्स वेयर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल टेक्स प्लेस बिटवीन जाइलम एंड फ्लोएम। कुछ जगहों पर जाइलम और फ्लोएम में पदार्थों का आदान प्रदान होता है। फ्लोएम में हम देखते हैं फूड किस फॉर्म में है, ऑर्गेनिक कार्बनिक खाद्य। तो यहाँ जाइलम सैप में भी एंट्री किस रूप में हो सकती है, जाइलम सैप में ऑर्गेनिक फॉर्म में एंट्री हो सकती है। इसलिए आपके एनसीईआरटी ने एक साफ-साफ लाइन लिखी, इट इज नॉट ऑलवेज दैट ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल थ्रू जाइलम सैप अकर्स इन इनऑर्गेनिक फॉर्म। क्या मतलब इस बात का? ऐसा हमेशा नहीं होता कि जाइलम सैप से पदार्थों का परिवहन अकार्बनिक रूप में ही हो, क्योंकि अब तक हम क्या मान रहे थे, जल और जल में घुलित खनिज लवण, तो जल भी अकार्बनिक और खनिज लवण भी अकार्बनिक, पर ऐसा हमेशा नहीं है। इस बात की एक्सेप्शन मैं आपको बता दूं। पर फ्लोएम में फूड का जो ट्रांसपोर्ट होता है वो मोस्टली ऑर्गेनिक होता है, इसलिए ट्रेडिशनली ये माना जाता है कि फ्लोएम सैप जो है या फ्लोएम के अंदर जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मटेरियल्स का सी ट्यूब से, वो कार्बनिक प्रकृति का ही होता है। समटाइम्स देयर अकर मिनरल्स आल्सो, very rarely, but still it is traditionally been considered that the flow of you can say the flow of material in the phloem occurs in organic form। यानी परंपरागत रूप से हम ऐसा मानते हैं कि फ्लोएम से पदार्थों का परिवहन कार्बनिक रूप में ही होता है, पर जाइलम से पदार्थों का परिवहन केवल अकार्बनिक रूप में हो, ऐसा हमेशा नहीं होता। ये मेन पॉइंट है जो मिनरल ट्रांसलोकेशन के आपके एनसीईआरटी में मेंशन थे। देखिए, मिनरल ट्रांसलोकेशन बहुत बड़ा टॉपिक है, एब्जॉर्प्शन भी इसमें इंक्लूड होता है, मिनरल्स का रोल भी इसमें इंक्लूड होता है, थोड़ा बहुत इसका पार्ट मिनरल न्यूट्रिशन हम नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे, पर जो मिनरल के ट्रांसलोकेशन से जुड़ा हुआ कॉन्सेप्ट है वो मोस्टली हमने डिस्कस कर लिया। इन सभी पॉइंट्स में आपके सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं। तो यहाँ आकर हमारा ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है। कोई एक दो छोटे मोटे पॉइंट अगर रह गए तो हम उन्हें नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करके और नए चैप्टर को स्टार्ट करेंगे जो प्लांट फिजियोलॉजी का ही होगा। ओके, तो आप इसको पढ़िए शुरू से एंड तक, एक बार आप टाइम निकाल के इसको पढ़िए और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस आप मुझसे शेयर कर सकते हैं, उनके आंसर आपको डिलीवर